very good morning to all of you. Myself, Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institution. Today, we are here to discuss upon a topic, structure of mind. Structure of mind is a topic in psychology which we'll study in nursing in GNM and ANM first year groups. Okay, so let's start with the topic. First of all, we have to discuss about mind. कि mind होता क्या है? हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों की जरूरत होती है। फिजिकल ग्रोथ के लिए हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, सेम एज हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए हमारे माइंड की स्टेबिलिटी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेट्स कम टू द टॉपिक। द डेवलपमेंट ऑफ माइंड हैपेंस इक्वली एज कंपेयर टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। Very importantly, the development of mind happens equally as compared to the development of other body parts of a human being. इसे समझते हुए कि हमारी बॉडी और माइंड दोनों पैरेलली वर्क करते हैं, बट दोनों साथ में वर्क करते हैं एक इंसान की प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए, प्रॉपर वेलबींग होने के लिए। जब इंसान शारीरिक रूप से बढ़ता है तो साथ के साथ वो मानसिक रूप से भी बढ़ता है। जैसे बॉडी के अदर पार्ट्स बढ़ते हैं, सेम उसका माइंड भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। द डेवलपमेंट ऑफ माइंड कीप्स गोइंग विद द एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ती रहेगी, उसके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती रहेगी। द डेवलपमेंट ऑफ माइंड कीप्स गोइंग, यानी कि जो भी एक इंसान की मेंटल डेवलपमेंट है वो एज के साथ साथ होती चली जाती है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की टेक्निक्स, उसके मेथड, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के उसके आइडियाज वगैरह सब कुछ उसकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं। फ्रूड लेवल ऑफ माइंड। फ्रूड यानी सिगमंड फ्रूड, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज में ये साबित किया कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के डील करने के मेथड्स कैसे अलग हो सकते हैं। सिगमंड फ्रूड को हम मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं। उन्होंने अपने थ्योरीज में ये प्रूव किया कि एक इंसान का माइंड जो होता है वो अलग अलग लेवल पे वर्क करता है। उसकी प्रेजेंस, उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग लेवल के हिसाब से ही वर्क करता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। बाय द नेम हमें समझ आता है कॉन्शियस यानी अपनी पूरी होशो हवास में रहना। द कॉन्शियस माइंड encompasses the thoughts, feeling and perception that a human is actively aware of। यानी कि एक इंसान जो अपने पूरे होशो हवास में है, उसे अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने आसपास की सिचुएशंस की अवेयरिटी लेवल उतना ज़्यादा होता है और वो उसी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थिंकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। थिंकिंग पार्ट ऑफ द माइंड का मतलब है कि जब एक इंसान किसी भी सिचुएशन से डील कर रहा है जो उसके फेवर में नहीं है, यानी उसके लिए कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उससे बाहर आने के लिए वो कैसे खुद को प्रिपेयर करता है, खुद के लिए कैसे थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिव करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइडिंग व्हाट टू ईट फॉर डिनर और रिकॉग्नाइजिंग अ फ्रेंड्स फेस। यानी कि अगर हम इसे एग्जाम्पल के रूप से समझें तो मुझे आज रात खाने में क्या खाना है, उसके लिए क्या करना है, मुझे अपना थिंकिंग प्रोसेस एक्टिव करना है। यानी कि मुझे सोचना पड़ेगा। आई एम दैट मच अवेयर, मैं इतने होश में हूँ कि मैं डील कर सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि हाँ आज मुझे रात को डिनर में ये कंज्यूम करना है। ये है मेरा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों एक बात है। हम इसे प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं और सब कॉन्शियस भी बोलते हैं। बाय द वर्ड कॉन्शियस मतलब कोई इंसान कितना अवेयर है। इट रिफर्स टू द थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज दैट आर नॉट करंटली इन कॉन्शियस अवेयरनेस बट कैन बी easily recalled or brought back to the conscious state when needed। तो सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे इंसान
थोड़े कंफ्यूजन में रहता है, यानी उसे अवेयरनेस भी है बट वो कंफ्यूज भी है। दोनों सिचुएशंस को कैसे डील करना है या किस सिचुएशन को पहले प्रायोरिटी पे रखना है, वो इस चीज में कंफ्यूज होता है। यानी कि जो उसके थॉट्स होंगे, मेमोरीज होंगी और जो उसकी फीलिंग्स होंगी वो कॉन्शियस लेवल पे होंगी, बट जब उसे वो एट द करंट मोमेंट चाहिए तो वो उसे रिकॉल कर सकता है। यानी कि मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं तो मेरे को कुछ चीज याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई आपका सडन फोन नंबर पूछे या एड्रेस पूछे तो आपको क्या माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे अपना नंबर और अपना एड्रेस रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, imagine someone asks your phone number, you might not be thinking about it but can easily recall it. जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर आपसे कोई सडन क्वेश्चंस पुट अप करता है तो आप सडनली ब्लैंक हो जाते हैं, यानी जो आपकी नॉलेज है वो आपके सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में स्टोर होती है, बट विद इन सेकेंड्स जब आप जोर डालेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पर आ जाएंगे। And the last, unconscious mind. It is the part of the mind that stores thoughts, feelings and memories outside of the conscious awareness and holds hidden desires. Unconscious, जैसे कि हमने conscious वर्ड से पता किया, conscious का मतलब कोई इंसान अपने कितने अवेयरनेस या कितने होश में है। अनकॉन्शियस माइंड यानी आपके आसपास क्या हो रहा है आप लोगों को उस चीज का परसेप्शन नहीं होगा, आप परसीव नहीं कर पाओगे कि आपके आसपास में क्या सारी सिचुएशंस, क्या सारे वर्किंग प्रोसेस चल रहे हैं। ये तब होता है जब एक इंसान किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से या किसी भी एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा से डील कर रहा हो, जो उसके करंट लेवल ऑफ माइंड को हिलाकर रख देते हैं, यानी कंसाइंस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, repressed feeling that are too painful, embarrassing or shameful for a human being to face. अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के लोग ज़्यादातर डील करते हैं ऐसे सिचुएशन से जो उन्होंने खुद से क्रिएट की हों या उनके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को और मल्टीप्लाई कर सकती हैं, जो कि उनके लिए खुद के लिए बहुत पेनफुल होती हैं, एम्बैरसिंग होती है और शेमफुल होती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों को और आसपास के एनवायरनमेंट को डील नहीं कर पाते हैं, उसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मूविंग फर्दर, नाउ वी विल स्टडी और डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। बाय द वर्ड स्ट्रक्चर हमें पता चलता है कि किसी चीज की बनावट। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉल, मतलब कि उस मॉल का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे वो बना हुआ है। उसी तरह जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड तो हम देखते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो हमारे माइंड के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज इड। इड इज अ कॉम्प्लेक्स जो बच्चों में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। Infants are born with id intact and later develops in ego and superego. It is also known as pleasure principle. It works on gaining pleasure and avoiding pain, driven by sexual and aggressive urge. तो इसे डीपली समझते हैं। इड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर इड इंटैक्ट होता है। इड इंटैक्ट मतलब जब भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर एक प्रोसेस या एक इनेबिलिटी होती है जिसे हम इड बोलते हैं। यानी इड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर यानी मुझे कोई भी चीज करके खुशी मिल रही है, मुझे प्लेजर गेन हो रहा है। प्लेजर गेन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, सारे मेरे पेन हैं, मैं उसे अवॉइड करूंगी। मुझे अपनी लाइफ में टैकल करने के लिए खाली हैपनिंग सिचुएशंस चाहिए, यानी जिससे मैं प्लेजर गेन कर सकती हूँ, जो मेरे लिए इजी कंफर्ट होंगी, उससे मैं अच्छे से डील करूंगी, जिसके कारण मैं अपने दुख को अलग रखूंगी। आई विल अवॉइड माई पेन टू गेट माई प्लेजर प्रिंसिपल। ड्रिवन बाय सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्ज। अर्ज मतलब उत्सुकता, किसी चीज की उत्सुकता होनी, यानी जो पीपल आर बोर्न विद इड। हर एक इंसान इड के साथ पैदा होगा, आगे चलकर उसका इड कॉम्प्लेक्स जो है वो ईगो या सुपर ईगो में कन्वर्ट होता है। जो इड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो इड वाले पीपल होते हैं, उनको सेक्सुअल और अग्रेसिव अर्ज बहुत ज्यादा होते हैं, यानी दे आर ओवर एक्साइटेड
for their sexual practices or aggressive practices. Next is ego. It operates on reality principle. It is balance between id and superego. जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं लिखा है रियलिटी प्रिंसिपल. इट ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, यानी हमने इड में पढ़ा कि वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल है. ईगो है हमारा रियलिटी प्रिंसिपल. रियलिटी मतलब विच वी आर इन प्रेजेंट सिचुएशन, जिससे हम डील कर रहे हैं. ईगो जो है वो हमारा एक बैलेंस बनाता है इड और सुपर ईगो में. द ईगो डेवलप्स अ मीडिएट between an unrealistic and an external real world. यानी कि ईगो क्या करता है, एक अनरियलिस्टिक और एक एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड. इसे समझते हैं. अनरियलिस्टिक मतलब मेरा फैंटेसी वर्ल्ड, यानी जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये अच्छा अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने अपने दिमाग में कुछ चीज़ प्लान कर रखी हो उसको. और एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड यानी प्रेजेंट में जो भी मेरे आसपास की सराउंडिंग्स हैं, जो भी सब चीज़ें मेरे आसपास चल रही हैं, उस चीज़ों को अलग अलग करता है. यानी फैंटेसी से रियल वर्ल्ड में लेकर आता है हमारा ईगो. इट इज डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी and works out realistic ways of satisfying demands, often compromising or postponing satisfaction. यानी कि very important, it is decision making component of personality. यानी कि एक इंसान की पर्सनालिटी का एक important aspect है ईगो, जो एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में. बट किस तरीकों से? रियलिस्टिक डिमांड्स को फुलफिल और कभी कभी फैंटेसी डिमांड्स को फुलफिल करके, या दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करके और पोस्टपोन करके. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने सोचा है कि मुझे आर्मी में जाना है, बट आई एम गोइंग इनटू पुलिस सर्विसेज, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है. अब अगर आई वॉन्ट, मेरा विल इतना इंपॉर्टेंट है, मेरा विल इतना स्टेटिक है कि मुझे नहीं आर्मी में ही जाना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल प्रिपेयर फर्दर फॉर माई एग्जाम टू ज्वाइन आर्मी. ये क्या हुआ कि मैंने करंटली दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, बट मैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ. यानी मैंने अपने जो आज के डिसीजंस थे उसको पोस्टपोन कर दिया है, या कहीं ना कहीं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया. ये हम हेल्प करता है एक इंसान को रियलिटिक और अनरियलिटिक चीजों को डिफरेंशिएट करने में. नेक्स्ट इज सुपर ईगो. इट ऑपरेट्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स. इट इज पार्शियली अनकॉन्शियस. इट इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. It functions as a conscience, promoting feeling of guilt or shame when we act in ways that violate our moral code. सुपर ईगो एक ऐसा इंटैक्ट है ह्यूमन बीइंग का जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है. मॉरल्स यानी हमारे सिद्धांत. मॉरल्स वैल्यूज को प्रवोक करता है और उन्हें प्रमोट करता है, और उन्हीं के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को वो ढालता रहता है. इट इज पार्शियली अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस क्यों? क्योंकि जो सुपर ईगो वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग के बीच में सही डिफरेंस तो रखते हैं, बट कैन नॉट चूज अ राइट डिसीजन. इट फंक्शंस एज अ कंसाइंस प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम व्हेन वी एक्ट इन वेज दैट वायलेट आवर मॉरल कोड. यानी कि जो सुपर ईगो वाले पीपल होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी सिचुएशन से उनको फीलिंग ऑफ गिल्ट या शेम आ रही है तो वो उसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से ढाल लेंगे. यानी गिल्ट और शेम को अपने मॉरल वैल्यूज से ऊपर नहीं जाने देते हैं. उनके लिए उनके मॉरल कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये है हमारा सुपर ईगो, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक. आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टूड. थैंक यू.